नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एक लेक्चर उसका और रह गया है, वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऊपर, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर। और जिस पैटर्न पे हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को समझा है, उसी पैटर्न पे हम लोग सारे कॉन्टिनेंट समझेंगे, ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटने ना पाए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही एक मैप ड्रॉ कीजिएगा। आप लोगों को केवल अपने हाथों से ड्रॉ करना है और अपने हाथों से ही कीजिएगा। चाहे तो मैप पेस्ट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में, लेकिन हाथ से बनाइएगा तो आपको खुद मेमोराइज रहेगा कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है और कौन कौन सी चीज़ हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो हेडिंग दीजिएगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं जो आप लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में समझा था। 3 मेजर कंट्री के बारे में आपने देखा, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। कोई भी देश नॉर्थ अमेरिका के अगर कंटेस्ट में बात करें तो कोई भी देश लैंडलॉक्ड नहीं है, यानी सबका समुद्र, सबके समुद्री तटीय सीमा कहीं ना कहीं लगी हुई है ना। यहाँ पे हमें 2 देशों के बारे में पढ़ना है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका की। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं वो उनकी राजधानियों के साथ आपको पता होने चाहिए। जैसे कनाडा, आपने ओटावा उसकी राजधानी पढ़ी। यूएसए, वाशिंगटन डीसी पढ़ी। मैक्सिको, मैक्सिको सिटी पढ़ी आप लोगों ने, है ना। और कुछ कैरिबियन देश जिनके बारे में हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जानना था हमने उसके ऊपर बात करी। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं पहले तो आपको वो पता हो, वही क्लॉकवाइज चलेंगे। सबसे पहला नाम लिखिएगा कोलंबिया। सबसे पहला नाम लिखिएगा कोलंबिया। कोलंबिया जिसकी राजधानी है बोगोटा। जिसकी राजधानी है बोगोटा। यहां आप देख पा रहे होंगे कोलंबिया, इसकी राजधानी यहाँ पे बोगोटा। उसके बाद दूसरा जो देश है वो है वेनेजुएला। दूसरा जो देश है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कैरेकस। वेनेजुएला की राजधानी है कैरेकस। ठीक है, इसी क्लॉकवाइज में चलना है। अभी देखिए, अब आप इस कॉन्टिनेंट के बारे में समझ लेंगे तो अभी चर्चा में करंट अफेयर में एक पॉइंट चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वेनेजुएला और कोलंबिया के मध्य। तो आप उसको भी कनेक्ट कर पाइएगा, है ना। पहले ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मामला है उसको देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे गुएना। गुएना वेनेजुएला के ठीक आप राइट हैंड साइड पे देखिएगा गुएना, जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। जिसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन गुएना की राजधानी है, मैं जी से डिनोट कर दे रहा हूँ, जॉर्ज टाउन। उसके बाद है सूरीनाम। जो अगला देश है, जो अगली लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है सूरीनाम। सूरीनाम जो देश है गुएना के राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे, इसकी राजधानी है पैरामारिबो। 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 ठीक है, हमें इनकी राजधानियाँ क्यों पता होनी चाहिए? क्या हमें सभी की पता करनी है? नहीं, क्योंकि अभी आप लोग यूरोप, अफ्रीका, एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो भाई उसमें तो बहुत सारे देश हैं, सबके बारे में नहीं जानना है हमें सबकी। और एटलीस्ट लोकेशन पता हो, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न जनरेट करेगा यू नेवर नो, कोई नहीं जान सकता है। लेकिन एटलीस्ट हम अपने स्तर पे जितनी चीज़ों को जान पाएँ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगला जो देश है सूरीनाम, जिसकी राजधानी पैरामारिबो है। पैरामारिबो। उसके बाद है फ्रेंच गुएना। उसके बाद है फ्रेंच गुएना। फ्रेंच गुएना। फ्रेंच गुएना आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रेंच गुएना की राजधानी है सेनेनिन। सेनेनिन का मतलब होता है एक लाल मिर्च, है ना, तो सेनेनिन। सेनेनिन। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन आप देख पाएंगे सेनेनिन, मैं सी से डिनोट कर दे रहा हूं, ब्राज़ील। जो अगला देश है यहाँ पे लिखना है आपको ब्राज़ील।
ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। अगर आप मैप में देख पाएँ तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा ब्राज़ील। तो सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कौन है, ब्राज़ील ही है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं उरुग्वे, यू से मैंने इसको डिनोट किया है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। नेक्स्ट लोकेशन लिखिएगा उरुग्वे। उरुग्वे उरुग्वे, इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो, इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। उसके बाद आप देखेंगे ए से अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के सीधे साइड में आप देख पाइएगा, ये सी से डिनोट किया हुआ है। देखिए मिर्च के आकार का दिख रहा है। मिर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिली। इसका नाम भी चिली है। इस देश का नाम क्या है, चिली। तो जो नेक्स्ट है वो है चिली। चिली की राजधानी है सैंटियागो। है ना। सैंटियागो से ऊपर मूव हो रहे हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक देश है जिसका नाम है पेरू, और इसकी राजधानी है लीमा। पेरू के ठीक साइड में आप देखेंगे बी, जिसका नाम है बोलेविया। जिसकी राजधानी है लापाज। बोलेविया। उसके बाद है पराग्वे। नेक्स्ट लोकेशन है पराग्वे। पराग्वे की राजधानी है अंशुशियन। इधर की लोकेशन हो गई। एक लोकेशन और बची, ई नाम से आप देख पा रहे होंगे, ये है इक्वेडोर। क्या है, इक्वेडोर, जिसकी राजधानी है क्विटो। और एक लास्ट लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, जो आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं बच्चों फॉकलैंड। तो नेक्स्ट नाम लिखिएगा फॉकलैंड, जिसकी राजधानी है स्टैनली। ठीक है जी। तो इतनी लोकेशन के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी हासिल करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है उसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा, आप लोग सारी लोकेशन को, वीडियो को पॉज करके अपने मैप में सर्च करके उनको हाईलाइट कर लेंगे कि किन किन लोकेशन के बारे में आपने जाना। अगर मैं आपसे बोलूँ फ्रेंच गुयाना, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए ये तो मैंने साउथ अमेरिका में ऊपर की तरफ देखा है। अगर मैंने बोला फॉकलैंड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फॉकलैंड तो मैंने दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी तरफ देखा था। समझ रहे हैं। इस तरीके के अगर आपके माइंड में स्ट्राइक हो रहा है तो इट मीन्स यू आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। अब यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे हम लोग। तो जो आपने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ये सब इनके देश हैं साउथ अमेरिका के अंतर्गत, और ये इनकी राजधानियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रश्न क्या आता है, मिलान कीजिए, देश लिखा होगा, इधर राजधानी लिखी होगी, है ना। हम चाहें तो इसको अलग से भी कर सकते हैं। आइए आज पूरे विश्व के देशों के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ भूलने वाली भी स्थिति हो सकती है। अब कॉन्टिनेंट वाइज चलिएगा तो कोई पॉइंट आप लोग भूलेंगे नहीं, स्किप भी नहीं होगा। जितना पढ़ें परफेक्ट रहे आपका मामला, ठीक है। अब उसके बाद जरा एक चीज़ समझिए कि जो यहाँ पे चिली आप देख पा रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चिली जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो आपको थोड़ा सपाट दिख रहा है, मैप में थोड़ा आपको जिगजैग दिखेगा। जिगजैग कैसे, कुछ इस तरीके से, है ना। अगर हम इसको जूम करें तो कुछ इस तरीके से, यानी ऐसे ऐसे लोकेशन बनी हुई है, देख पा रहे हैं। अपने मैप में जरूर देखिएगा ध्यान से। इस डायमेंशन को बोलते हैं बच्चों फ्रियोट। फ्रियोट का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक बंदरगाह टाइप का बन गया है, एक प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट वहाँ पे क्रिएट हो गया है। फ्रियोट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मछलियाँ आराम से आ जा रही हैं, और यहाँ पे मछली पालन भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो फ्रियोट तटों का देश किसको बोला जा रहा है, चिली। साथ साथ इसको अपडेट करते चलिएगा।
चिली हमने कहाँ लिखा है, ये रहा, जिसकी राजधानी सैंटियागो। फ्रियोट तटों का देश, चिली क्या है, फ्रियोट तटों का देश कौन है जी, चिली है। चिली के साथ साथ एक देश और है जो है नॉर्वे। हम यूरोप में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसको यहीं पे अपडेट कर दीजिएगा कि अगर फ्रियोट तटों का देश आपसे पूछ ले कि कौन कौन है, एक तो चिली हो गया और एक है आपका नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है जी, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राज़ील। आप देख भी पा रहे हैं इतनी अच्छी खासा एरिया लोकेशन है इसके पास, ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटा देश कौन सा है, खुद ही अंदाज़ा लगाइए, सबसे छोटा देश फॉकलैंड। तो सबसे छोटा देश फॉकलैंड है, सबसे छोटा देश फॉकलैंड। अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बोल भी रहा हूँ, फॉकलैंड यानी स्टेनली जिसकी राजधानी है, ये सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका का। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील का, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में जाना था ग्रीनलैंड, भाई प्राकृतिक रूप से नेचुरली अगर बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से बात की जाए तो उस पर किसका अधिकार था, डेनमार्क का, है ना। ठीक उसी प्रकार ये जो फॉकलैंड देख पा रहे हैं, इस पे प्राकृतिक तरीके से तो साउथ अमेरिका के हिस्से में है। साउथ अमेरिका में किस देश के पास, अर्जेंटीना के पास, है ना। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से बात की जाए तो इस पे जो राजनीतिक अधिकार है वो है यूके का, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, है ना। तो एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि फॉकलैंड प्राकृतिक रूप से अर्जेंटीना का भाग है, प्राकृतिक रूप से अर्जेंटीना का भाग है और राजनीतिक रूप से यूके का हिस्सा है। इस पे राजनीतिक रूप से किसका अधिकार है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देश हैं जो आपको पता होने चाहिए, अब एक एक करके इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि वेनेजुएला से लेकर फॉकलैंड तक एक माउंटेन रेंज फैली हुई है, पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। वेनेजुएला से लेकर ये इन सबको कवर करते हुए एक माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अभी आएंगे इसके ऊपर, उससे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ और कुछ बेसिक डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे, फिर आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते चलेंगे। चलें आगे, चलिए। कोई भी डाउट हो या कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक अगर आप चाहें कि भाई सर ये पहले करवा दिया जाए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि पहले उस टॉपिक को ही ले लिया जाए, है ना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ऐसा भी नहीं होगा कि कॉन्टिनेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंट की सीरीज़ तो आपकी चल रही है, इसके समानांतर, इसके पैरेलल में हम लोग एक टॉपिक को और शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। जैसे आपने ब्रह्मांड में बात करी है, सौर मंडल में पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग सारे ग्रहों के बारे में बात करेंगे। कुछ इंडिविजुअल टॉपिक हो गए, पृथ्वी की देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो उनको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि एक समानांतर रूप से आपका वो सेगमेंट भी चलता रहे। ठीक है जी। अब जरा एक चीज़ समझिए कि पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विश्व में टोटल 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर का अफ्रीका, तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका। तो पहला पॉइंट आप बना के लिखेंगे कि यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
कौन से नंबर पे है जी? 4th नंबर पे। तो ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिएगा, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका और तीसरे नंबर पे है आपका नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पे आपका कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। ये आप तुरंत नोट कीजिएगा। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ ट्रिक इसमें भी लगा रहे होते हैं। अरे ट्रिक थोड़ा लगानी है सब जगह, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। आप इसको समझते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल रिमेंबर। तो आपको पता लग गया कि भाई चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो स्टार्टिंग के 3 कौन हैं? ये, जिसमें से हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात कर चुके हैं। चौथे नंबर का कॉन्टिनेंट चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, 2 ही लैंडलॉक्ड हैं, यानी स्थलरुद्ध देश जिनकी तटीय सीमा नहीं है। कौन कौन देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए, बोलेविया और पराग्वे। तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत कि बोलेविया और पराग्वे, इसी के अंतर्गत बोलेविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश हैं, स्थलरुद्ध देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं जिनकी कोई तटीय सीमा नहीं है ना। सिंपल सा प्रश्न अगर आया तो आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब इस नॉर्थ साउथ अमेरिका के कंटेस्ट में आप देखिए कि अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर आप लिखेंगे इस पॉइंट को कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरेबियन सागर, उत्तर में कैरेबियन सागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्व में साउथ अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक महासागर और दक्षिण में सर्दर्न ओशन, जिसको अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जा रहा है। तो दक्षिण में आप लोग लिख सकते हैं सर्दर्न ओशन, सर्दर्न ओशन, और पश्चिम में पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन अवस्थित है। यानी इन महासागरों और सागरों के मध्य ये महाद्वीप देखने को मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है ये नॉर्थ अमेरिका से कैसे अलग हो रहा है, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे कैनल पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो नॉर्थ अमेरिका के कंटेंट में, पनामा, यहीं पे पनामा सिटी भी है, पनामा कैनल, पनामा नहर, पनामा कैनल, और यहीं पे पनामा सिटी भी है। पनामा जल संधि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों ने लिखी है कि पनामा जल संधि या पनामा नहर आप कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और साउथ अमेरिका महाद्वीप को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। क्लियर? यहाँ तक हमने एक पॉइंट पे और बात की थी गाइस कि जहाँ पे ग्लोब पे 2 तरीके की रेखाएं हैं, एक है अक्षांश रेखाएं और एक है देशांतर रेखाएं। ये इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, हम इसको जल्द ही शुरू करेंगे तो आप समझ पाएंगे उसकी डिटेलिंग के बारे में। तो अभी यहाँ पे ये समझिए, थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, भाई 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, उसके बाद 23.5 डिग्री कौन सी रेखा? बिल्कुल सही कहा आपने, कर्क रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री कौन सी रेखा? गलत हो गया इस बार, मकर रेखा भाई। भाई कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। हम लोगों ने बात करी थी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 4 क्षेत्रों से कर्क रेखा जा रही है, याद कीजिए, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मेक्सिको की खाड़ी और क्यूबा की राजधानी हवाना। याद आ गया? अब ये जो कॉन्टिनेंट है, अब ये कहाँ अवस्थित है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो हमने कॉन्टिनेंट बनाया, एक रफली डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है।
इसी को जूम करके हमने बाहर बना दिया है ना। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि भाई 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितने देशों से जा रही है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसी तरीके से बात करें, विषुवत रेखा पता लग गई, मकर रेखा कितने देशों से जा रही है? तो मकर रेखा ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो ये कितने देशों से जा रही है? ये अभी अपने नाम लिखा, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। याद रख पाएंगे कहाँ कहाँ से जा रही है? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करें जरा इस पे। इसमें लिखिएगा, एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा लिख सकते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से जा रही है। इक्वेडोर, क्वेटो जिसकी राजधानी है, कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोटा है, ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। 3 देश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे कि 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से जा रही है। कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। वो कौन सा देश है दक्षिण अमेरिका का जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा भी होते हुए जा रही है? ब्राज़ील। भाई कर्क रेखा भी जा रही है और मकर रेखा भी जा रही है। कैसा भी प्रश्न बना ले एग्जामिनर, भाई जब आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे तो ही तो आप आंसर करने की स्थिति में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये आपने जान लिया। अब ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं 0 डिग्री यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, यानी ये जो एरिया है, ये जो लोकेशन है, इसको बोलते हैं बच्चों उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब जोन, कि भाई ये वाली जो बेल्ट है जो आप देख पा रहे हैं, इसको उष्ण कटिबंध बोला जा रहा है। उष्ण मतलब गर्म वाला, गर्मी वाला क्षेत्र। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यही वो लोकेशन है जब दोपहर में 12 बजे के आसपास सूर्य बिल्कुल सिर पे होता है, यानी आप लोगों की परछाई नाम मात्र की बनती है ना। यही वो लोकेशन है। तो यानी ये गर्माहट वाला क्षेत्र है। और 23.5 डिग्री रेखा से 23.5 डिग्री रेखा से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 66.5 डिग्री जो आर्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री जो आर्कटिक सर्कल है, इस वाले लोकेशन को बोला जाता है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। मतलब कुछ कुछ गर्मी रहती है, कुछ कुछ ठंडी रहती है। यानी यहाँ पे सूर्य की किरणें तो पहुँचती हैं, है ना, लेकिन इसके अनुसार कम पहुँचती हैं, इस बेल्ट के अनुसार। ठीक वही यहाँ पे भी। तो ये कौन सा एरिया हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा बना के कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत फैला हुआ है या उसके अंतर्गत आता है। ये नाम क्लियर हो गया आप लोगों को, शीतोष्ण कटिबंध। और उसके ऊपर चले गए पोल की तरफ तो ये आपके शीत कटिबंध, ठंडे क्षेत्र, टुंड्रा प्रदेश, है ना। अब आगे की तरफ बात करते हैं। मैं इसको इरेज करूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इरेज कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने ही आपके सिलेबस में है गाइस, तो हम लोग पहुंचेंगे उस पर। अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू मिलता रहे कि अच्छा ये इस तरीके से है, तो इतना समझते हुए आप लोग चलें। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अब अगर बात करें कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो कौन सी है भाई? एंडीज।
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। दूसरे नंबर की बात की जाए तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रॉकी। तीसरे नंबर पे हिमालय और चौथे नंबर पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, टॉप 4 आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये हैं कहाँ पे। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व की, पहले नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, रॉकी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, हिमालय एशिया में आप जान ही रहे हैं, इंडिया है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्रम अनुसार लगाने को बोले, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाने को बोले कि पहले बड़ा कौन, उसके बड़ा, उससे छोटा कौन, उससे छोटा, तो आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एंडीज पर्वत की बात की जाए तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कितने देशों से जा रही है होते हुए, ये अब आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन फिर भी आप देशों के नाम जरूर लिखिएगा। तो लिखेंगे एंडीज पर्वत जो आप लोगों ने मेंशन किया, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू के बाद बोलेविया पे भी फैली हुई है, बोलेविया, चिली, अर्जेंटीना तक 7 देशों में फैली हुई है। कितने देश हो गए? 7 देश हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो दक्षिण अमेरिका के कितने देशों में एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? तो 7 देश। याद रख पाएंगे? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ हिमालय पर्वत के बाद विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऊंची, लंबी की बात की जाए तो सबसे लंबी है ये। ऊंची की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? हिमालय। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? एंडीज। ठीक है, तो आपने लिखा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ हिमालय के बाद दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अब जरा एक चीज समझिए, आपने लिखा हुआ है यहाँ पे पैसिफिक ओशन है ना, जो सबसे बड़ी बेल्ट है, सबसे बड़ी प्लेट है महासागर की। उसके बाद ये महाद्वीप की प्लेट है, और जब इनके मध्य कहीं ना कहीं संपीड़न बल लगा होगा, जो मैंने आपको बताया हुआ है, कंप्रेस हुआ होगा, तो फोल्ड माउंटेन बने होंगे। तो यहाँ पे नवीन वलित पर्वत भी देखने को मिलते हैं, और जो नवीन वलित पर्वत हैं तो ये ऐसे तो बने नहीं होंगे, यहाँ पे ज्वालामुखी भी आते हैं। ज्वालामुखी आएंगे तो जाहिर सी बात है भूकंप भी आएंगे। ये आपके इंडिविजुअल टॉपिक हैं, आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, आपने जो लिखा कि विश्व की दूसरे नंबर की ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय के बाद, फिर लिखेंगे दक्षिण अमेरिका एकमात्र नवीन वलित पर्वत के साथ भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। भाई जाहिर सी बात है, यहीं पर आप लोग पढ़ेंगे कोटोपैक्सी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कि नहीं है। और यहीं पे आप लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में जो कहीं ना कहीं घोस्ट यानी भूत प्रेत के नाम से जाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत हैं वहाँ पे, घोस्ट टाउन, आप जरा इसका अर्थ जान पाएँ कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए चल के उसको घोस्ट टाउन बोल दिया जा रहा है। तो अभी मैं कुछ लोकेशन लिख रहा हूँ, उसको आप लोग अपने मैप में हाईलाइट करेंगे।
फिर उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे इसको इरेज करूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। सबसे पहला नाम लिखिएगा मैग्दलीना। मैग्दलीना, मैं अभी लोकेशन नहीं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके सर्च कीजिए लोकेशन में अपने मैप में, ये आखिरकार है कहाँ पे, मैग्दलीना। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। नेक्स्ट लिखेंगे चिम्बरेज़ो। चिम्बरेज़ो, कोटोपैक्सी, चिम्बरेज़ो। नेक्स्ट है लेक टिटिकाका, यानी टिटिकाका झील। टिटिकाका झील। एक है लेक पोपो, पोपो झील। पोपो झील, इनकी लोकेशन हाईलाइट करके जरूर उसमें मार्क करें। जो भी आप मैप यूज़ कर रहे हैं, मैप नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी समझ पाना बहुत मुश्किल रहेगा, है ना। और जो यहाँ आप लोग खुद डायग्राम, आपको पहली बात तो खुद ही बनाना है, लेकिन मैप में उसकी मदद लेते हुए हमें समझना है। उसके बाद नेक्स्ट नाम लिखेंगे ओजस डेल सलेडो। ओजस, ओजस डेल सलेडो। ओजस डेल सलेडो। ओजस डेल सलेडो के बाद नेक्स्ट नाम लिखेंगे एकांकागुआ। एकांकागुआ, है ना। और यहाँ पे हमें एक पठार पढ़ना है जिसका नाम है बोलेविया का पठार। एक नाम और लिखिएगा, बोलेविया का पठार। बोलेविया का पठार। तो 8 नाम, नए नाम फिर आ गए आपके पास। अभी हम लोगों ने देश, उसकी राजधानियों के बारे में जाना कि कौन कौन सा देश किस लोकेशन पे स्थित है, कौन कर्क रेखा और मकर रेखा पे स्थित है। उसके साथ में मैंने समुद्री सीमाएं जानी, कौन कौन सी लगी हुई हैं। एंडीज पर्वत के बारे में जाना, जो सबसे विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब उसके बाद कुछ ये नाम जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, अब आप उनको देखते चलिएगा। जो मैग्दलीना है, इसके बारे में ज़रा समझें कि कोलंबिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कोलंबिया कहाँ है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा। कोलंबिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, मैग्दलीना, है ना। जो एंडीज पर्वत से निकल रही है, भाई एंडीज पर्वत ही तो है इधर, एंडीज पर्वत से निकल रही है और अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर में गिर जाती है। ध्यान से देखिए, मैग्दलीना नदी एंडीज पर्वत से निकलते हुए कैरिबियन सागर में गिर रही है, और कैरिबियन सागर किसका सागर है, अटलांटिक महासागर का, जो कि कोलंबिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है मैग्दलीना। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, कुछ खास तो होगा। लाइफलाइन कह सकते हैं आप, लाइफलाइन ऑफ कोलंबिया, जीवन रेखा आप ऐसे कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना। कैरिबियन सागर में गिर जा रही है, अटलांटिक महासागर के। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो, अभी आपने पढ़ लिया इसके बारे में, तो लिखेंगे इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो के समीप अवस्थित कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वेडोर की राजधानी इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो के समीप। कोटोपैक्सी क्या है, अभी बात कर रहे हैं। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो के समीप अवस्थित कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये क्या है, कोटोपैक्सी क्या है, सबसे ऊंची
सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, ज्वालामुखी पर्वत है आप ये कह सकते हैं। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर। किसके समीप? क्वेटो की राजधानी, इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो के समीप सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी टॉपिक हम पढ़ेंगे, सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी किनको बोला जाता है, तो एक कंसेप्ट वाला मामला रहेगा। वो टॉपिक में जब कराऊंगा तो पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि फिर ज्वालामुखियों के बारे में फिर बस हमें यही जानना रहे क्या नाम है, कहाँ है ना। ज्वालामुखी हो कैसे रहा है वो थोड़ा हमें जानना रहेगा। फिर लिखेंगे, देखिए इक्वेडोर तो आपको पता लग गया, इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो के समीप है कोटोपैक्सी, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। चिम्बरेज़ो के बारे में लिखेंगे कि जबकि चिम्बरेज़ो इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी है, इसी इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी, इक्वेडोर की सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई? चिम्बरेज़ो, सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान देना है, चिम्बरेज़ो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसकी राजधानी क्वेटो, इसी कोलंबिया की राजधानी क्वेटो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो जो है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेटो आपने लिखा है ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सिंपल सा प्रश्न कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित अवस्थित राजधानी क्वेटो, इक्वेडोर देश की, कौन से महाद्वीप की? दक्षिण अमेरिका। कैसा भी प्रश्न है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बोलेविया के पठार की, अभी लिखेंगे इसके बारे में। तो इतने पॉइंट मैं इरेज कर दूं जितने आप लोग लिख चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और प्रयास किया कीजिए कि साथ साथ नोट कर पाएँ भाई। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रखे रहें, जब आप एक बार टॉपिक को समझ जाएं तो उसके अनुसार नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, टिटिकाका झील पे चल रहे हैं। पहले बोलेविया के पठार के बारे में जरा जान लेते हैं। ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार मतलब दो पठारों के मध्य पठार है। तो इसके बारे में पॉइंट लिखिएगा कि बोलेविया का पठार एंडीज पर्वत का, बोलेविया का पठार एंडीज पर्वत का अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार है। कौन है जी? बोलेविया का पठार। बोलेविया का पठार एंडीज पर्वत का अंतरा पर्वतीय पठार है, अंतरा पर्वतीय पठार है। ठीक है, इसे लिखेंगे। इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो पीसीएस पूछ चुका है, क्या नाम है? इसे अल्टीप्लेनो के नाम से भी जाना जाता है। इसे अल्टीप्लेनो, इस बोलेविया के पठार को, अंतरा पर्वतीय पठार को अल्टीप्लेनो के नाम से भी जाना जाता है। अल्टीप्लेनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल्टीप्लेनो पीसीएस पूछ चुका है इस परीक्षा के बारे में, इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, अल्टीप्लेनो के नाम से जाना जा रहा है। लिखेंगे दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र टिन भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। टिन भंडार, ये जो बोलेविया का पठार है ये किसके लिए फेमस है? टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। टिन भंडार के लिए, टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोलेविया का पठार क्यों पूछा जाता है? इसका अल्टीप्लेनो नाम, अल्टीप्लेनो यानी कहीं ना कहीं टिन से संबंधित आप ये कह सकते हैं। तो टिन के भंडार यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आइए वापस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रेज कर रहा हूँ। अब आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे लेक
टिटिकाका। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके ईमानदारी से सर्च कर लिया होगा। जो बच्चे नहीं ढूंढ पाए हैं वो ज़रा ध्यान से समझिए कि टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलेविया की सीमा पे है। पेरू और बोलेविया की सीमा पे आप देख पाएंगे कुछ यहाँ पे मिल गया। अब टिटिकाका लेक, इसमें एक पॉइंट बना के लिखेंगे। आप देख ही पा रहे हैं कहाँ पे भाई, डायग्राम को ही तो लैंग्वेज देनी है। ये हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहली से दूसरी क्लास में डिस्कस किया कि डायग्राम को लैंग्वेज कैसे देनी है। तो लिखेंगे एक पॉइंट बना के कि पेरू और बोलेविया की सीमा पर अवस्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य झील मतलब कि जहाँ पे नाव वगैरह चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे एरिया है और पानी यहाँ बह रहा है और आप लोग यहाँ कैसे नाव चलेगी भाई, है ना। तो सबसे ऊंचाई पे स्थित है और नौकागम्य झील है, यानी कहीं ना कहीं आपको प्लेन मिलेगा एरिया, आप यहाँ पे अपनी नाव वगैरह चला सकते हैं। तो टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलेविया की सीमा पे अवस्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वहीं बोलेविया की राजधानी लापाज, वहीं बोलेविया की राजधानी लापाज, यहीं पे राजधानी लापाज देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना, के समीप पोपो झील अवस्थित है। ये तो हो गई टिटिकाका झील, टिटिकाका लेक। और यहीं पे आप देख पाएंगे बोलेविया की राजधानी लापाज है और यहाँ पे ये जो लेक है इसका नाम है पोपो झील, यानी बोलेविया की राजधानी लापाज के समीप पोपो झील अवस्थित है। तो टिटिकाका पोपो झील हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आगे बढ़ें। पोपो झील हो गया। ओजस डेल सैलाडो, अब जरा इसके बारे में समझिए। ओजस डेल सैलाडो, इसमें लिखिएगा आप लोग कि एंडीज पर्वत में, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में चिली अर्जेंटीना की सीमा पर, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आप यहाँ देख पाएंगे कुछ इस तरफ, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो आप नाम देख पा रहे होंगे अपने मैप में। ओजस डेल सैलाडो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है, ये पूरे विश्व का है। ये ओजस डेल सैलाडो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कौन? ओजस डेल सैलाडो। और कहाँ है गाइस? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे अवस्थित है। क्लियर हुआ? यहीं पे एक नाम और लिखा है आप लोगों ने, एकांकागुआ। अब ये क्या है? इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी। देखिए यही एग्जामिनर फंसाता है आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा कि भाई सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, कोलंबिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे कोटोपैक्सी कौन से क्षेत्र का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो ऐसे पॉइंट को आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है ना। अभी कुछ सेगमेंट्स और हो जाएं, देन आई लेट यू नो कि हाउ यू गाइस कैन मेक शॉर्ट सिनॉप्सिस फॉर द सेम, कि सिनॉप्सिस राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल पूरे टॉपिक को समझिए आराम से कि ये क्षेत्र हमें यहाँ पे जानने हैं, है ना। अब उसके बाद मैं कुछ नाम और लिख रहा हूँ, इसको इरेज करते हुए, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब कुछ नाम मैं आपके सामने और डिस्कस कर रहा हूँ ताकि उनके बारे में हम जान पाएँ। और अक्सर यहाँ से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, अटाकामा। अटाकामा ये क्या है अभी बात करेंगे।
अटाकामा। अटाकामा के बाद नेक्स्ट लिखिएगा अरीका। अरीका। नेक्स्ट नाम लिखिएगा इक्विक। 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 अब ये इक्विक क्या है इसके बारे में जानेंगे। इक्विक के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चू क्यों कमाटा। थोड़ा फनी नेम जरूर लग रहा होगा लेकिन परीक्षा के लिए फनी नहीं है। चू क्यों कमाटा। चू क्यों कमाटा, है ना। उसके बाद एंटाफोगोस्टा। एंटाफोगोस्टा। नेक्स्ट नाम लिखिएगा एंटाफोगोस्टा के बाद वेलपराइजो। 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 और लास्ट नाम लिखेंगे सैंटियागो। सैंटियागो। ठीक है जी। अब इन 6 नाम के बारे में हमें और जानना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ साथ नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो अट्टाकामा क्या है? अट्टाकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका का और सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप इतना तो जान पाए कि वेनेजुएला से लेकर फॉकलैंड तक, चिली, अर्जेंटीना तक जो है ये सबसे लंबी विश्व की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो नवीन वलित पर्वत हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन है, तो यानी कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं, है ना। तो जब बादल आएंगे बारिश पानी लेकर तो भाई यहीं टकरा के यहीं बरस जाएंगे। इस तरफ तो पानी आ ही नहीं पाएगा, है कि नहीं है। इधर पानी नहीं आ पाएगा। तो अब इसके चलते यहाँ पे शुष्कतम यानी मरुस्थल देखने को मिल रहा है। पानी नहीं है तो भाई क्या होगा फिर। ऐसे ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में पढ़ेंगे जहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसके चलते पूर्व में तो बारिश होती है लेकिन पश्चिम साइड में बारिश ही नहीं है, रेगिस्तान बन गए हैं। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि पेरू और चिली के, लिखें फिर मैं बताता हूँ, पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय क्या है ये तो आपको क्लियर है ना। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और वहाँ पे कहीं ना कहीं पेरू और चिली की सीमाएं अवस्थित हैं। तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत कि पेरू और चिली की सीमा पर उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल को अटाकामा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शुष्कतम। जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। कमेंट करके बताइएगा कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है और मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा गाइज। आप मेंशन कीजिएगा कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है। कहीं से भी सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे कि यहाँ चिली में अवस्थित, यहाँ चिली में अवस्थित, मैं लोकेशन को मार्क कर दे रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे चिली में अवस्थित अरीका कहाँ है? चिली में अवस्थित अरीका विश्व का शुष्कतम स्थान है। विश्व का शुष्कतम स्थान है। शुष्कतम स्थान है। अब जरा एक चीज समझिए, शुष्कतम स्थान मतलब कि जहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। ये तो रेगिस्तान हो गया, शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो आप क्या कहिएगा? मासिनराम, भारत के मेघालय के मासिनराम में। लेकिन अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि भाई सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो कहाँ होगी? अरीका। अरीका कहाँ है? चिली में शुष्कतम स्थान है। तो एक पॉइंट लिखेंगे इसमें कि विश्व में सबसे कम वर्षा दक्षिण अमेरिका के अरीका में होती है। दक्षिण अमेरिका के अरीका में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक समय तक, अरीका जो है, जो एक समय तक किलिच्चे के भंडार के लिए प्रसिद्ध था। किलिच्चे के भंडार,
जो एक समय तक क्लीचे के भंडार के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन ये भंडार समाप्त हो जाने के कारण इसका आर्थिक महत्व नहीं रहा है, जिसके चलते इसको घोस्ट टाउन, किसको भाई, अरीका को, इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ पे थोड़ा, जिसके चलते अरीका को घोस्ट टाउन यानी प्रेतों का शहर, अब यहां भूत प्रेत नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भाई महत्वपूर्ण नहीं है, शुष्कतम स्थान है, पानी नहीं है, तो कोई भी रहना भी पसंद नहीं करेगा, तो प्रेतों का शहर बोला जा रहा है ना, तो इसलिए इसको घोस्ट टाउन या प्रेतों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब जो अटाकामा मरुस्थल आप लोगों ने जाना अभी, उसमें लिखेंगे एक पॉइंट कि अटाकामा का मरुस्थल विश्व स्तर पर तांबे के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ इक्विक के समीप, यहाँ आप देख पाएंगे इस कर्क रेखा के ऊपर ही है इक्विक, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्विक, जो मैंने नाम लिखा हुआ है, आप लिखेंगे कि अटाकामा का मरुस्थल विश्व स्तर पर तांबे के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ इक्विक के समीप अवस्थित चू क्यू कमाटा तांबे के खनन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, जिसके चलते इसको दक्षिण अमेरिका की कॉपर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते इसको दक्षिण अमेरिका की ही नहीं विश्व की भी तांबे की राजधानी के नाम से जाना जाता है। 2018 के पीसीएस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया, चू क्यू कमाटा, या क्वेश्चन क्या था कि कॉपर निम्नलिखित में से कौन कॉपर कैपिटल है, तो कौन है, चू क्यू कमाटा। 2018 का पीसीएस का प्री में ये प्रश्न देखने को बना है ना, तो आपने लिखा कि इसे तांबा कैपिटल, चू क्यू कमाटा को कॉपर कैपिटल, यानी तांबे की राजधानी। ठीक है जी, तो तांबे की राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हमने एक नाम लिखा हुआ है एंटाफेगास्टा, है ना, इसके बारे में लिखिएगा कि अटाकामा मरुस्थल में मकर रेखा के समीप, क्योंकि अटाकामा मरुस्थल यही है, मकर रेखा के समीप एंटाफोगोस्टा, जो नाम लिखा हुआ है आप लोगों ने, एंटाफोगोस्टा अवस्थित है। ये चिली में अवस्थित वेलपराइजो और सेंटियागो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है। कौन सी जलवायु प्रदेश में है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। जरा इसका मतलब समझिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है। इसका मतलब क्या होता है, जरा ये समझिए कि अगर भारत में गर्मी का मौसम है तो ये जलवायु जहाँ पाई जाएगी वहाँ पे सर्दियाँ होंगी। अगर भारत में सर्दियों का मौसम है तो यहाँ गर्मी पाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में ये भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है, तो भारत में जब सर्दियाँ हैं तो वहाँ गर्मियाँ हैं। पीसीएस में क्या प्रश्न पूछा गया कि भारत में यदि सर्दियों में क्रिसमस मनाया जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाएगा, सर्दी गर्मी बसंत, समझ गए आप। तो आंसर क्या होगा, गर्मियों में भाई, क्योंकि भूमध्य सागर जलवायु है और भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे रसदार फल देखने को मिलेंगे, विटीकल्चर देखने को मिलेगा, विटीकल्चर की खेती देखने को मिलेगी, जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं वाइन वगैरह बनाने में किया जाएगा। ठीक है,
तो आपने लिखा कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है कौन कौन, एंटाफोगस्टा जो अवस्थित है वहीं पे, वल्पराइजो और सेंटियागो ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं, है ना। तो आप लिखेंगे यह क्षेत्र रसदार फलों के लिए, यह क्षेत्र रसदार फलों की कृषि के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। भूमध्य सागरीय जलवायु याद रख पाएंगे। अभी के स्तर पे इतना ध्यान रखें कि ये दक्षिण अमेरिका में भी पाई जा रही है, यूरोप में भी कई क्षेत्रों में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। लेटर ऑन वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दिस। हम लोग यूरोप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के संदर्भ में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट लिखिएगा वेलप्राइजो, वेलप्राइजो के संदर्भ में एक पॉइंट लिखें, इसमें लिखिएगा कि वेलप्राइजो ट्रांस एंडियन रेलवे, मैं लिख दे रहा हूं वेलप्राइजो ट्रांस एंडियन रेलवे, वेलप्राइजो ट्रांस एंडियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। यह रेल एंडीज पर्वत के उस्तालाता दर्रा, एंडीज पर्वत के उस्तालापा दर्रा। अब मार्क कीजिएगा अपने मैप में देख के कहाँ पे ये मेंशन है। आपने लिखा कि वेलप्राइजो ट्रांस एंडियन रेलवे का जो पश्चिमी जंक्शन है, भाई पश्चिम में ही तो है, मैप में देखिए कहाँ पे है, और यह रेल एंडीज पर्वत के उस्तालापा दर्रा और मेंडोजा से होते हुए, और कहाँ से, मेंडोजा, ये भी आपके मैप में मेंशन होगा, मेंडोजा से होते हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स तक जाती है। यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने मैप में जरूर मार्क करेंगे कि भाई ट्रांस एंडियन रेलवे जो है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी रेलवे जंक्शन है, जो एंडीज पर्वत के उस्तालापा दर्रा से होते हुए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के समीप मेंडोजा तक जाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद ये तो हो गया इसका बेसिक डायमेंशन के संदर्भ में गाइस। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रख रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन सी जल संधियाँ हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है ना। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पर्वतों के बारे में भी जानेंगे, और जो बाकी के लोकेशन बचे हैं इनके संदर्भ में हमें क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा रह गया है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग तैयार कर पाएंगे। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं क्लासेस को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैं प्रश्न आप लोगों से पूछूं उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।